नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों, हमारे देश के सबसे समझदार नेता श्री राहुल गांधी जी विदेशी दौरे पर हैं। The institutions are captured and we don't have a fair playing field. Education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. Women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much. Rahul abused India and insulted the Sikh community on foreign land. वहाँ वो हमारे देश की खूब बुराई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि देश में उनकी गवर्नमेंट तो है नहीं, तो उन्हें क्या अंतर पड़ेगा। लेकिन जिन राज्यों में उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों की खूब लंका लगा रखी है। लेकिन बड़े दुख की बात है, उन राज्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में आज कोई भी बात नहीं कर रहा है। खटाखट मॉडल ऑफ द कांग्रेस लीडिंग टू अ फटाफट debt trap. Fuel price hike especially pertinent to Karnataka. Punjab government, the Supreme Court of India today struck down its expanded NRI quota for the admission in state medical colleges. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि वो और उनकी सरकार में सारे मंत्री 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। तो आज हम उन्हीं कांग्रेस शासित राज्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं, या मैं कहूँ पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। तो दोस्तों, 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने वहां की पब्लिक के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए। तो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। लेकिन आज 2 साल पूरे होने के बाद वादे तो पूरा करना दूर। बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे। क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? वहाँ की जनता के हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ की जनता त्रस्त है, गरीबी की मार झेल रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहाँ पर 94,000 करोड़ का कर्जा हो गया है और पुराने कर्जे को निपटाने के लिए नया कर्जा लेने तक की नौबत आ गई है। यहाँ तक कि वहाँ की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय इस बात से लगती है कि वहाँ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अभी सितंबर के महीने में स्थिति इतनी खराब हो गई कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन देने की जो तारीख 1 होती है, वो तारीख पर ये पेंशन और सैलरी पे नहीं कर पाए। इन लोगों ने वो सैलरी 5 तारीख को और पेंशन 10 तारीख को पे की। हिमाचल में 5 सितंबर को अब सैलरी मिलेगी। पेंशनर्स को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है और विधानसभा में लिखित में ये बयान दिया है, क्योंकि इनके पास एक साथ सैलरी और पेंशन पे करने के लिए 2000 करोड़ रुपए थे ही नहीं। फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट से 520 करोड़ रुपए दिए, तब कुछ और संसाधनों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी किया। इसके बाद में केंद्र सरकार के साथ इनकी जो करों में पार्टनरशिप होती है, उससे इन्हें 740 करोड़ रुपए मिले। फिर इसके बाद में इन्होंने 700 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, तब जाकर ये पेंशनर्स की पेंशन को पे कर पाए। और अभी मैं आपको बताऊं, राज्य के पास सरकारी कर्मचारियों को 12% डीए देना भी बाकी है, जो कि 9000 करोड़ रुपए के करीब में बैठता है जाकर। 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने लिया है। तो मैं पूछता हूँ 25,000 करोड़ रुपए कहाँ डाला उन्होंने? अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो ये फजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं? रेनोवेशन ऑफिस वगैरह क्यों तोड़े जा रहे हैं? आप बोलो मेट्रोपोल को क्यों तोड़ना, क्या जरूरी है उसको तोड़ना? इतनी जरूरी है क्या? आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं? और जो हिमाचल भवन है, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसी तरह नए नए ऑफिस बन रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए 20 करोड़ का ऑफिस बन रहा है। तो आप खुद सोचो हिमाचल प्रदेश के हालात कितने खराब है। अगर मैं कर्जे की बात करूं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 के बीच में 21,000 करोड़ के करीब में कर्जा लिया है। वो अलग बात है कि इन लोगों ने 5800 करोड़ का कर्जा पे जरूर किया है, लेकिन फिर जनवरी 2023 से जुलाई 2024 के बीच में 2800 करोड़ का फिर से कर्जा ले लिया। मतलब आपने थोड़ा बहुत जो पे किया सो पे किया, उसके बाद में 2800 करोड़ का फिर भी ले लिया। अब आपके माइंड में कोई भी हिसाब नहीं आता होगा, क्योंकि एक तो आप कर्जा ले रहे हो, दोबारा से थोड़ा सा पे कर रहे हो, और फिर उसका आधा कर्जा ले लेते हो। यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर मैं कर्जे की बात करूं तो इन्होंने जो कर्जा लिया है, उससे ये लगता है कि अब जो कर्जे का आंकड़ा है वो राज्य में 94,000 करोड़ से सीधे 1 लाख करोड़ के पार में पहुंच जाएगा, जो अगले साल 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ऐसे में क्या है, जो डिफिसिट ग्रांट से गवर्नमेंट ने इनको हेल्प की थी, वो टोटल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो वो लगभग 6200 करोड़ के करीब में पहुंचेगा जाकर। लेकिन अगले साल को केंद्र
सरकार उस डिफिसिट ग्रांट को भी आधा करने वाली है। मतलब इनको मंथली जो 520 करोड़ रुपए मिले जिससे इन्होंने सैलरी पे की थी वो भी आधी हो जाएगी। तो आप खुद बताओ ऐसे में राज्य को चलाना कितना मुश्किल होगा। क्या इस सैलरी और पेंशन को पे कर पाएंगे? राज्य की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वही पूर्व फाइनेंस सचिव KR भारती का कहना है कि राज्य सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, तब जाकर राज्य की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको सरकार के अंडर में जो होटल होते हैं वहाँ पर खाने की और रहने की छूट मिलती है, उसको भी सरकार ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रियों के साथ ही बोर्ड निगमों के अध्यक्षों ने 2 महीने तक सैलरी ना लेने का निर्णय किया है क्योंकि राज्य के पास पैसे नहीं है। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि राज्य की स्थिति सही है, वहाँ पर कोई भी आर्थिक समस्या नहीं है। 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश समृद्ध राज्य बन जाएगा। प्रदेश को एक नई दिशा के साथ आगे ले जाना है। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए 2027 का जो लक्ष्य रखा है, 2032 में समृद्धि छा जाएगी, देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। मुख्यमंत्री झूठे झूठे वादे करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि सरकारी कर्मचारियों को टेंशन हो कि अगले महीने हमें सैलरी या पेंशन कब मिलेगी, कहीं 5 और 10 तारीख का इंतजार ना करना पड़ जाए। लेकिन सीएम के अनुसार सब चंगा सी। अब क्या चंगा है ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो इन्होंने बहुत झूठे झूठे वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। We will announce 1500 rupees to each women ranging from 18 years to 60 years will be giving her. लेकिन इनके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी कर्मचारी जिन होटलों में रुकते हैं उनके खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो ये 1500 रुपए कहां से देंगे महिलाओं को? लेकिन बातें समृद्धि की करते हैं, बातें उन्नति की करते हैं, बातें आत्मनिर्भरता की करते हैं। अरे ऐसे ही हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम आसमान को छू रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कांग्रेस ने की थी, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात की थी, मोबाइल क्लिनिक में मुफ्त इलाज की बात की थी, पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार, ये भी वादा किया गया था। भाई पिछली गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी तो उसने मुफ्त इलाज की जो योजनाएं चलाई थी, नौजवानों के लिए जो योजनाएं चलाई थी, वो योजनाएं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको भी बंद कर दिया, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं किया जिससे कि नौजवानों को, गरीबों को फायदा हो सके। आप खुद ही देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन ये केवल हिमाचल की कहानी नहीं है, और भी राज्यों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। Nearly 5.5 lakh crores. That's the debt burden of Karnataka. Telangana has a debt burden of 6.12 lakh crores. Punjab's debt is likely to touch 3.74 lakh crore by the end of 24-25. अभी मैं दूसरे राज्य कर्नाटक की बात करूं तो वहां भी स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां की गवर्नमेंट भी पूरी तरह से करप्ट है, वहां की जनता को मूर्ख बना रही है, वहां की जनता को परेशान कर रही है, वहां की जनता प्रॉब्लम में है। अभी कर्नाटक में 2 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों ने कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण की बात की, उनके लिए विधेयक पेश किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आप कन्नड़ लोगों को ही आरक्षण दे दोगे तो दूसरे राज्य से जो लोग जा रहे हैं उनके काम का क्या होगा? वो लोग कैसे काम करेंगे? तब IT सेक्टर में इनका भारी विरोध हुआ और मजबूरन इनको वो बिल वापस लेना पड़ा। ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी इन लोगों ने कर्नाटक में क्या किया, महिलाओं के लिए फ्री में बस की सेवा दी। वहाँ पर बताया कि भाई हम आपसे किराया नहीं लेंगे और आप आओ आराम से यात्रा करो। लेकिन इनकी इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लगभग 300 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। Shakti scheme seems to be coming as trouble for the Karnataka government, especially for the public transport. Many of those who claim that the KSRTC has been going under immense financial losses ever since free bus ride was announced. अब सोचने वाली बात है, देखो आप फ्री में सब कुछ दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। आप फ्री के चक्कर में जनता को आप बर्बाद करते हो, इधर से फ्री में लेते हो, दूसरी तरफ से लूट लेते हो। इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, एक और तो बस सेवा फ्री कर दी, तो दूसरी ओर पेट्रोल पर 25% से टैक्स बढ़ाकर 29% कर दिया और डीजल पर 14% से टैक्स बढ़ाकर लगभग 18% के करीब में कर दिया। अब आप खुद ही देख लो, मतलब एक तरफ ये फ्री में दे रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दे रहे हैं और उसकी वजह से गरीबों को मार झेलनी पड़ रही है, गरीब परेशान है। कर्नाटक में 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। 1182 farmers have committed suicide in the state of Karnataka. A party president who belongs to Karnataka
hasn't said one single word about these suicides. लेकिन ये रोना किसका रोते हैं? हरियाणा का। अरे हरियाणा तो बहुत सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदता है, लगभग में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है, लेकिन ये वहां का रोना रोते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की, क्या वहां राहुल गांधी उनसे मिलने गए? बिल्कुल नहीं गए। Congress leadership met with a delegation of farmers from Punjab and Haryana, as you can see in these pictures. But isn't it strange that they haven't said one word about the Karnataka farmers who've committed suicide under a Congress government? और महंगाई की ये जो केंद्र सरकार पर बात करते रहते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। कर्नाटक में तो इनकी गवर्नमेंट है। पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ाकर किसानों को कौन परेशान कर रहा है? यही लोग तो परेशान कर रहे हैं। तो मूल समस्या इनके खुद के पास है, लेकिन केंद्र में गवर्नमेंट नहीं है, तो विदेशों में जाकर वहां पर बदनाम करते हैं हमारे देश को। अगर हम महंगाई के दृष्टिकोण से देखें भी तो कर्नाटक देश में तीसरे नंबर पर आता है, यानी महंगाई के मामले में इनका कर्नाटक राज्य तीसरे नंबर पर है। लेकिन केंद्र सरकार को टारगेट करेंगे और लोगों को टारगेट करेंगे और जनता को मैनिपुलेट करते हैं। अभी तेलंगाना की स्थिति देख लीजिए, इनकी जब गवर्नमेंट आई तो वहां पर इन्होंने बजट में कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि किसान जो दिवालिया हो गए हैं उनको वहां से कैसे बाहर निकाला जाएगा, कैसे किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों में, अपोजिट राज्यों में ये किसान आंदोलन कराने के लिए लोगों को भड़काते हैं, किसानों को भड़काते हैं कि तुम्हारा हक खाया जा रहा है। Rahul Gandhi was constantly inciting the people who were involved in the protest. This happened in the CAA protest too. Farmers were deliberately provoked by the Congress party. लेकिन वास्तविकता में इनकी जो लड़ाई होती है वो रसूख दारू की लड़ाई होती है। अरबपति करोड़पति जो ओडिशा किसान आंदोलन में किसान आ रहे थे, उनकी लड़ाई होती है। वो क्या करते हैं? छोटे मोटे किसानों के गल्ले को हड़प लेते हैं, एमएसपी पे खरीदते नहीं है, फिर ये करते क्या है, उसको एमएसपी पर बेचते हैं और अपना धंधा बढ़ाते हैं। वही आंदोलन इनका था, लेकिन नाम किसानों का लेते हैं, छोटे किसानों का लेते हैं। तो इनकी रियलिटी आप समझ ही रहे होंगे। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति की सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हैदराबाद का जो मुक्ति दिवस था, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने मनाने से मना कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों को रमजान के त्योहार पर 31 करोड़ रुपए का उपहार दिया, लेकिन हिंदू त्योहारों पर ये मौन हो जाते हैं। यही सारी इनकी जो मानसिकता है, दोगली तुष्टीकरण की राजनीति है, वो हमारे देश को गड्ढे में पहले भी लेकर गई और आज भी लेकर जा रही है। दोस्तों, तेलंगाना में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 31,000 पदों को भरने की बात कही थी, लेकिन आज 1 साल होने को है और लगभग में 12,000 पदों पर इन लोगों ने नियुक्तियां निकाली हैं। वो सिलेक्शन कब होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने खुद ही अपने आंखों से देखी कि कांग्रेस के 3 राज्यों में किस तरह से इन लोगों ने जनता को मूर्ख बनाया, जनता को लूटा, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लेकिन विदेशों में बदनाम किसे करते हैं? केंद्र सरकार को। विदेशों में रोना रोते हैं, अरे हमारे देश की ऐसी स्थिति है, हमारे देश की वैसी स्थिति है, सिख खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, पता नहीं क्या क्या अलापते रहते हैं। ये न्याय की बात करते हैं, ये लोगों के साथ झूठे मूठे वादे करते हैं, बोलते हैं आपके खातों में हर महीने खटाखट 8,000 रुपए आएंगे। महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। लेकिन आप खुद सोचकर देखो, जिन राज्यों में इनकी गवर्नमेंट है वो राज्य वैसे ही करप्ट हो चुके हैं, वो राज्य वैसे ही पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन्होंने 1,500 रुपए देने के जो वादे किए थे हिमाचल प्रदेश में, वो तो दे नहीं पाए, तो ये खटाखट 8,000 रुपए कहां से देते? लेकिन झूठे वादे जरूर करने हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत थी कांग्रेस शासित राज्यों की, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस इंफॉर्मेशन को आप और भाइयों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इनकी रियलिटी पता चल सके। तो भाइयों, मिलते हैं ऐसी ही एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।